आप सभी से नमस्ते और जय जिनेन्द्र। भारतवर्ष में जितनी भी जैन धरोहर, जैन संस्कृति, जैन पुरातात्विक हेरिटेज जो पूरे देश में प्रचुर मात्रा में फैली हुई है, उसका रिलेशनशिप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, शॉर्ट में इसको हम ASI कहते हैं, वो रिलेशनशिप क्या है, उससे उसके इस पर्टिकुलर विषय के रिलेटेड करंट में सिचुएशन क्या है, क्या चैलेंजेस और क्या क्राइसिस या क्या प्रॉब्लम्स जैन समाज फेस कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना है। आप सबको विदित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मूल जो गोल है, जो ध्येय है उनका, वो देश की आर्कियोलॉजिकल धरोहरों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा और इंश्योर करना कि वो प्रॉपर अपने कंडीशन में मेंटेन रहें, ये ASI की एक मूलभूत ड्यूटी है। इससे निकल से एक एवरेज एजुकेटेड इंडियन भली भांति परिचित है। जैन संस्कृति पूरे देश भर में फैली हुई है, विभिन्न राज्यों में, राज्यों के अलग अलग इंटीरियर्स में, स्टेट्स, टाउन्स, विलेजेस, तहसील्स, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह विरासत लेंथ एंड ब्रेथ में अपने हिसाब से एग्जिस्ट करती है। अब जैन समाज को और हमारे भारतीय समाज को ये जानना बहुत आवश्यक है कि ASI का रोल और जो जैन संस्कृति है उसके बीच तालमेल की क्या इम्पोर्टेंस है जैन धर्म के लिए और जैन समाज के लिए। देखिए, देश में जितने भी जैन मंदिर हैं, जिनको हम जिनालय भी कहते हैं, वो जिनालय तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, जिनको हम मूल एक कॉमन लैंग्वेज में हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, ये जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जैनियों के और जितने भी जिनालय हैं, इनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो जैन समाज के पास है। वो जैन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनको कंट्रोल करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। जितने भी देश भर में जिनालय हैं, जैन मंदिर हैं, टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में, वो जिनालों की जो प्रॉपर्टी है वो मूलतः जैन समाज के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हुए हैं लॉज के हिसाब से, जैन संगठन, जैन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, जैन ट्रस्ट फॉर्म होती हैं हमारे सिटीज़ में। और जो पर्टिकुलर क्षेत्र या जो मान लीजिए सिटी में 10 जिनालय हैं, तो उनकी अपनी अलग अलग ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और फिर वो जैन मंदिर को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। उनकी जो भूमि होती है वो भी जैन समाज के पास होती है, उनकी ओनरशिप उन्हीं के पास होती है, उसमें किसी का हस्तक्षेप या किसी का कंट्रोल नहीं होता है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वो जैन समाज की प्रॉपर्टी है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों में हैं, उनकी ओनरशिप एक अलग मैटर है, क्योंकि बहुत सारे उसमें हिल्स में हैं, फॉरेस्ट एरिया में हैं, तो वहाँ पर लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ ओनरशिप बहुत डिफरेंट है। अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की अपनी अलग अलग उनके पैरामीटर्स हैं, लेकिन मोरलेस वो जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, उनका पूरा नियंत्रण, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डे टू डे वर्किंग सब जैन संगठन और जैन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही होती है। मालिकाना हक एक बहुत अलग चीज़ है, जहाँ पर हम बड़े तीर्थ क्षेत्रों की बात करते हैं, बड़े पहाड़ों पे, वो क्योंकि नेशनल एक तरीके से नेशनल लैंड पे वो होते हैं, उन पे सरकार के अलग नियम स्टैब्लिश होते हैं। तो जैन मंदिरों से उनकी लीगैलिटी में थोड़ी सी भिन्नता है। अब यहाँ बात आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, हम वहीं पर अपनी बात को फोकस करते हैं ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत देश में जितने भी जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो उनके अंडर में आती हैं, या यूँ कहें कि जो उनके अंडर में साइट्स आती हैं उनको घोषित करना पड़ता है कि वो ASI के अंडर में है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ASI ये सब मिलकर पर्टिकुलर हेरिटेज साइट को ASI के सुपुर्द करते हैं, दे हैंड इट ओवर टू ASI। फिर ASI उसको जब लीगली उनके पास कंट्रोल आ जाता है, तब उसके बाद वो फिर उस साइट की देख रेख करते हैं। और आप देश भर में देखेंगे विभिन्न तरीके की जो देश की जो धरोहर है उस पर ASI अपना मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करके उन्होंने रखा है। अब यहाँ बात जैन संस्कृति पे आती है।
तो जैनियों को विशेषकर ये जानना बहुत आवश्यक है कि उनकी धरोहर जो पूरे देश भर में है, और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई धरोहर खुदाई में निकलती है, नई प्रतिमाएं निकलती हैं, मंदिर अवशेष, ओल्ड एक्सकेवेशंस कीप ऑन हैपनिंग, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निकलता रहता है। प्रतिमाएं निकलती हैं तो वो समाज को हैंड ओवर कर दी जाती हैं, या वो एएसआई के म्यूज़ियम में होती हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए कोई बड़ी धरोहर निकली, कोई जिनालय निकला, या कोई और पर्टिकुलर साइट निकली, या कोई भी किसी तरीके की जैन जो हेरिटेज साइट निकली और वो जैनिज़्म से रिलेटेड है, तो उसके फिर एज पर नॉर्म्स के हिसाब से उसकी टेक केयर होती है। जहाँ देखिए, ये आप लोगों को जानना है कि जो जैन मंदिर हैं, एक बार हम 3 क्षेत्रों को अलग कर दें। जैन मंदिर जो हमारे आपके नगरों में और गाँव में हैं, उनकी ओनरशिप 100% जैन समाज के पास होती है। जैन ऑर्गेनाइजेशन, जैन ट्रस्ट जो लोकल बनते हैं, उनके पास होती है। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये एक लीगल पॉइंट है और ये आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को थोड़ा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैन मंदिर की लैंड और उस पर जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो प्रतिमाएं हैं, वो सब जैन समाज की धरोहर है। उसके ऊपर किसी और का राइट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब किसी जैन साइट को अपने अधीन लेती है, उसके पीछे कोई ना कोई मुख्य कारण होते हैं कुछ, तब वो करती है। कारण एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी साउथ के किसी एरिया में, चेन्नई से दूर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, कि मान लीजिए 300 किलोमीटर दूर कोई एक साइट एक्सकेवेट हुई और मालूम पड़ा वो जैन हेरिटेज साइट है। वहाँ पर जैन धर्म के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, प्रतिमाएं, संस्कृति सब कुछ मिली है। तो वहाँ पर उसकी सिचुएशन में ये देखा, वहाँ पर जब तक खुदाई पूरी कंप्लीट नहीं होती है, एक्सकेवेशन प्रॉपर ढंग से नहीं होता, तब तक वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीज़ें ही उनके अधीन ही चीज़ें रहेंगी। वो इमीडिएटली किसी और के कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो आप बहुत जगह ऐसी ओपन एक्सकेवेशन साइट्स देखते हैं जहाँ पर एएसआई खुदाई करता है और एएसआई को चीज़ें मिलती हैं। तो एक एक करके वो पहले अपने कंट्रोल में लेते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ समाज के पास जानी है, नहीं जानी है, वो किस कंडीशन में है। तो एक ये सिचुएशन नंबर 1 है। आउटराइट ओनरशिप किसी की भी नहीं है। अब मान लीजिए कि एएसआई ने अगर कोई जिनालय एक्सकेवेट किया, होते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत होती है, या पहले के एक्सकेवेट करे हुए हैं, ऑलरेडी एक्सकेवेटेड साइट है और वो खुली पड़ी हुई है, उस पर कुछ सिक्योरिटी नहीं है, उसकी टेक केयर नहीं हो रही है। अब उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी आती है कि जैन समाज आगे आए और उस धरोहर को अपने कंट्रोल, अपने मैनेजमेंट में ले, सारे पेपर कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करने के बाद अपने कंट्रोल में रहे और वहाँ पर फिर वो अपने पूजा अर्चना, बाकी चीज़ें सब कुछ करे। अगर किसी साइट पे एक्सकेवेटेड साइट है मान लीजिए, और उस पर अगर जैन समाज कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपनी ओनरशिप नहीं ले रहा है, वो उसमें पूजा अर्चना नहीं करना चाहता है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो फिर कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एएसआई के पास ये पावर होती है। और विशेषकर ये एएसआई के थ्रू ही होता है कि एएसआई उस पर कंट्रोल करेगी, फिर उस जगह को हेरिटेज साइट घोषित करेगी। अनाउंस करने के बाद फिर उसको जो उसमें मैनेजमेंट करना है, चीज़ों की देख रेख करनी है, उसकी सिक्योरिटी करनी है, उसकी सेफ्टी करनी है, वो सब कुछ करेगी। फिर उसको पब्लिक के लिए भी खोलेगी, हो सकता है उसके लिए कोई वो चार्ज ले, उसमें जो भी कोई बाउंड्री वॉल बनानी है, उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स रखने हैं, ये सब कुछ सारा काम एएसआई करेगी। लेकिन वहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद फिर जैनियों को बहुत मुश्किल है कि वो वहाँ पर जाके पूजा अर्चना, पूजा पाठ कर सकें, जो एक जैन मंदिर में वो करते हैं, एक जिनालय में जो करते हैं, वो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर एएसआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस पॉइंट पे एक और पॉइंट है, अगर कोई आर्कियोलॉजी पुरानी, मान लीजिए 1000, 1500, 2000 वर्ष पुरानी प्राचीन कोई धरोहर है, वो जिनालय है, वहाँ प्रतिमा है, गर्भगृह है, प्रॉपर मंदिर है, और वहाँ पर जैनी प्रॉपरली जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक है, और अब तक उसमें कुछ भी विघ्न नहीं आया है, कोई रुकावट नहीं आई है,
और वो जगह प्राचीन है, तो उस केस में एएसआई उस पर सुपरविजन तो कर सकता है, लेकिन पूजा पाठ से आपको रोक नहीं सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपको बताऊं मैं, श्रवण बेलगोल जो कर्नाटक में बेंगलुरु से दूर है, वहाँ पर बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं सब जानते हैं, विश्वविख्यात है वो स्थान, जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। वो पूरा क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल और मैनेजमेंट में है। वहाँ पर जैन ट्रस्ट है जो एज पर नियम के हिसाब से वहाँ पर सारा चीज़ें देख रही है, लेकिन ओवरऑल तीर्थ का जो वहाँ पर जो चंद्रगिरी जो पहाड़ी है, वो पूरी की पूरी उस एरिया का मैनेजमेंट एएसआई कर रहा है। लेकिन एएसआई ने वहाँ पर पूजा पाठ करने से जैनियों को कभी नहीं रोका, ना रोक सकते हैं वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है और लॉ में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूजा अर्चना बहुत टाइम से होती आ रही है, मतलब 1000 वर्ष से वहाँ पर, उससे भी प्राचीन, उससे वहाँ जब से वो जगह स्थान बना है वहाँ से पूजा अर्चना कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूजा अर्चना नहीं हुई है। अब तक बेरोक टोक पूजा अर्चना वहाँ हो रही है। तो इसलिए एएसआई भी वहाँ ऐसी साइटों पे जहाँ पर जैनी पूजा कर रहे हैं और वो जिनालय है, तीर्थ क्षेत्र है, अस्तित्व में है, तो एएसआई आपको नहीं रोकेगी, आप और हमको पूजा करना अलाउ करेगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि अगर कोई क्षेत्र है जो मान लीजिए हमसे नेग्लेक्ट है, जैन समाज में ध्यान नहीं दे रही है, तो उस केस में और एएसआई की नज़र उस पर पड़ गई कि भाई ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, जैन समाज ने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं रखा है, नेग्लेक्टेड है, उसने कंट्रोल लिया, फंड्स लेकर आई और फंड्स लेकर सब कुछ लीगल प्रोसेस करके उसने अपने कब्जे में ले लिया। अब जैनी बोलेंगे कि अरे ये तो हमारी धरोहर है, हमको दो, हम देख रेख करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, तो एएसआई बोलेगा आपने पहले क्यों नहीं किया, आपको पहले करना चाहिए था ये काम। तो इस पॉइंट को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा पेचीदा पॉइंट है। तो अगर उस समय ऐसी स्थिति में अगर एएसआई कोई धरोहर हमारी लेता है या कोई जिनालय लेता है, क्योंकि धरोहर तो देखिए बहुत तरीके की होती है, मंदिर अगर कोई लेता है प्राचीन और वहाँ पर अगर जैनी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो लॉज में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एएसआई को राइट देते हैं कि एएसआई वहाँ पर फिर आपको पूजा पाठ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस शायद नहीं करने देगा, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने उसका कंट्रोल लिया वहाँ पर ऐसी पूजा नहीं हो रही थी, मतलब जैनी लोग जाके पूजा पाठ नॉर्मली नहीं कर रहे थे। और अगर कर रहे हैं और तब मान लीजिए उनको अपने सिक्योरिटी में लेना पड़ा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे कि रख रखाव करें, धरोहर को नुकसान नहीं हो, वो ध्यान एएसआई इसलिए लेता है कि कई बार आता है कि भाई टूट फूट नहीं हो, बहुत सारे वो प्रिजर्वेशन के काम करते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर वहाँ पर नियमित पूजा पाठ चल रही है तो वो जैनियों को कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जहाँ नहीं हो रही है और वहाँ पर अगर वो उनके मैनेजमेंट में आए और उस समय जैन नहीं वहाँ पर कुछ करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो वहाँ पर अपने नॉर्म्स लगा देते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं और कहते हैं कि अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, जिस यथास्थिति में हमें प्राप्त हुआ था उसी यथास्थिति में इसको रहने दीजिए, आइए देखिए और जाइए। ये तो एक पहलू हो गया एएसआई का। मैं वीडियो में थोड़ा सा और 1-1.5 मिनट लेकर इसको संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, आगे और वीडियोस में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊंगा। इस पॉइंट के आगे अगर हम जाएं तो देखिए देश में जितनी भी हमारी धरोहर है उतनी मात्रा में जनसंख्या हमारी नहीं है। हमारी धरोहर तो लाखों में है, हजारों लाखों में है, लेकिन हमारी जनसंख्या उतनी बड़े ह्यूज क्वांटिटी करोड़ों में नहीं है कि हम सब उस धरोहर की प्रॉपर पूरी की पूरी मैनेजमेंट कर सकें। तो ऐसे बहुत जगह देखने में आता है कि ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे रीजन हैं, ऐसे बीहड़ रीजन्स हैं जहाँ पर हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है किसी ना किसी रूप में जैनियों की, लेकिन हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है, लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं है, लोकल पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाते हैं, कई बार फंड्स का भी इशू आते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर समाज कहीं ना कहीं पर एएसआई को अप्रोच करती है कि आप अपने संरक्षण में लीजिए, और एक बार वो अपने संरक्षण में ले लेते हैं किसी जगह को, तो वो फिर धरोहर उनके मैनेजमेंट में आ जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत से जैनियों ने रेज करी पीछे, सोशल मीडिया पे आए दिन बात होती रहती है इस पर कि भाई हमारी धरोहर है तो हमें हैंड ओवर कर दीजिए, इसमें एएसआई हस्तक्षेप क्यों कर रही है। तो हमें ये पॉइंट पे ध्यान देना है।
तो इस पॉइंट को भी आप लोग फोकस करिए कि एएसआई की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो हमारा जैन समाज के साथ उसका रिलेशनशिप है, उसमें कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, हमें उनको दूर करना होगा। तो ये प्रथम वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर और आगे वीडियोस में बनाऊंगा एंड ये हाईलाइट करूंगा कि कैसे जैन समाज और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सके, हम लॉज को, लीगल प्रोसेस को सही से समझ सकें, जिससे कि हमारी कंप्लीट जैन संस्कृति की जितनी भी जैन धरोहर है उसको हम पूर्ण रूप से सुरक्षित संरक्षित कर सकें। ये वीडियो उसी गोल को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अराउंड 2 to 3 वीडियोस के अंदर मैं इस सब्जेक्ट को पूरे तरीके से कवर कर दूंगा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।